Assalamualaikum class. I am your science teacher Rabia. Hope you all are doing fine. Today is our reviewing class of chapter number 2 and chapter number 4. So let's start our lecture. First of all, we will study about eye. We all know that we see different objects, colors, and beauty of nature and everything with our eyes. So when we talk about the external structure of eyes, we have eyelid, eyelashes, okay, and an eyeball. So here the question rises that what's the purpose of eyelids and eyelashes? Basically, eyelashes on the eyelids keep away dust particles, okay. जैसे ही हम कभी बाहर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कभी कोई डस्ट है, कोई स्टॉर्मी वेदर है, तो हम लोग की जो आई लैशेज़ होती है ना, हम एकदम आंखें बंद कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हम लोगों की आंख में जाने से रुक जाते हैं। आई लैशेज़ बेसिकली एड्स इन प्रिवेंशन, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। आप लोगों की बुक में एक डायग्राम है जो कि बहुत क्लियर आई को शो कर रही है। वो डायग्राम मैंने भी आगे ही दी हुई है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। ओके, यहाँ पर ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्लियर आई की ये डायग्राम है। ये बिल्कुल डायग्राम आप लोगों की बुक में भी ड्रॉ की हुई है। और जो मेन पार्ट्स हैं आई के, वो हैं कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. So let's discuss the function of all the parts of the eye. So let's start with the cornea. We all know that cornea is a transparent part of the eye. It is present in front of the eye, okay. So light rays basically enters cornea first. So जब भी हम किसी ब्राइट चीज़ को देखते हैं, किसी भी लाइट वाली चीज़ को देखते हैं, तो सबसे पहले जो लाइट रेज एंटर होती हैं वो कॉर्निया के थ्रू हमारी आई के अंदर एंटर होती है। क्लियर? This is the most important function of cornea. You have to memorize it well, okay. So let's talk about iris. This is basically the colored portion of the eye. आप लोगों ने देखा है कि आप कभी colored eyes जैसे होती हैं brown, hazel, green colors. So it is related to basically the iris. और iris के middle में एक होल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल ब्राइट लाइट में, जो ब्राइट डे लाइट होती है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डिम लाइट मीन्स कि रात के टाइम में प्यूपिल एक्सपैंड कर देता है। आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी ऑब्जर्व करना है। डे लाइट में आप लोग अगर देखें किसी का आईबॉल, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, और अगर रात के टाइम में देखेंगे तो इट विल बी इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। लेट्स टॉक अबाउट द लेंस। बिहाइंड प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हमने लेंस से एक इमेज पर, एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होता है। तो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लेंस फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। तब ही हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी चीज़ पर हम फोकस कर सकते हैं। अगर लेंस हम लोग का फ्लेक्सिबल नहीं होगा आएगा ड्यू टू एनी डिजीज़ या ड्यू टू एज फैक्टर, तो फोकस कम हो जाएगा लाइट का। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना इज़ बेसिकली द सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल, ओके। रेटिना, when we study retina we have to memorize two important points. Number one, this is the light sensitive portion of the eye. Number two, this forms image on the retina, like it aids in the image formation. Okay, let's talk about the optic nerve. Optic nerve is a nerve that sends nerve signals to the brain that ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट। जब लाइट रेटिना के अंदर जाती है, तो जो इसके सेल्स होते हैं ये नर्व सिग्नल्स लेके जाते हैं ब्रेन तक, और फिर इसके थ्रू रेटिना पे इमेज बनता है। और जैसे ही इमेज बनता है, नर्व सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि ब्रेन को हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। क्लियर? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आई। ये फ्लो चार्ट सा आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, ये देखें। सबसे पहले जो लाइट रेज हैं वो एंटर करनी है कॉर्निया के अंदर, देन कॉर्निया से प्यूपिल के अंदर जा रही हैं। प्यूपिल के बाद वो लेंस के अंदर, जो कि एक फ्लेक्सिबल पार्ट है विच एड्स इन फोकसिंग ऑन द इमेज, ओके। और उसके बाद लेंस के बाद जब वो रेटिना पर हिट कर रही हैं लाइट रेज, तो वहाँ पर इमेज बन रहा है। रेटिना पे जब हिट किया तो ऑप्टिक नर्व एक्टिव हो गई, उसने ब्रेन को जो मैसेज दिया, नर्व सिग्नल्स के थ्रू उसने ब्रेन को मैसेज दिया कि एक इमेज है या एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है आई की फंक्शनिंग होती है, इस तरह से हम चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ईयर।
इट इज़ बेसिकली एन ऑडिटरी ऑर्गन, इट इज़ रिलेटेड टू हेयरिंग। ठीक है, आप सबको पता है, बहुत कॉमन सी बात है कि हम लोगों ने किसी भी साउंड को सुनना हो तो ईयर इज़ एन ऑर्गन रिलेटेड टू ऑडिटरी functions. Okay, so basically ear has three parts: outer ear, middle ear and inner ear. Okay, एक्सटर्नली तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है ईयर, एक पिन्ना प्रेजेंट होता है और एक ईयर केनाल सी हम लोग को एक डेप्थ अपने जो ईयर के अंदर नज़र आती है। ठीक है, एक सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे ही हम अपने कान को हाथ लगाते हैं तो देखते हैं जो आउटर साइड है वो पिन्ना की है, उसके अंदर ही एक बड़ा सॉफ्ट सा बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इट फॉर्म्स बेसिकली अ ईयर कैनाल। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं ईयर के। एक्सक्यूज मी, ओके, यहाँ पर आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अब यहाँ पर आप लोग की बुक में बहुत क्लियर डायग्राम बनी हुई है। अब ये पार्ट्स ऑफ द ईयर देखने लगे हैं हम। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द आउटर ईयर। आउटर ईयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ पिन्ना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच इज़ नॉन एज ईयर कैनाल। ठीक है, ईयर कैनाल का आप लोगों को पता लग गया कि ईयर कैनाल क्या होता है। ये देखें, यहाँ पर पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि ईयर कैनाल ये इतना इतना हाफ जो है ना ईयर, ये तो हम देख सकते हैं ना अपने विजुअली आउट, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होता है, तो ये हम देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद द पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स। पिन्ना क्या होता है, ये जो आउटर ईयर होता है ना, जिसको हम टच भी कर सकते हैं हाथ से, आउटर पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं दिस इज पिन्ना। तो द पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर अराउंड। ठीक है, हवा से जो है साउंड वेव्स पिन्ना कलेक्ट करता है। देन द साउंड वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के थ्रू जो है वो साउंड वेव ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म है जो कि हेयरिंग प्रोसेस में हो रहा है। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द मिडल ईयर। So that's very important. So let me tell you in little detail. So the outer ear is basically connected to the middle ear by a very thin membrane which is called as the eardrum, which is commonly known as the कान का पर्दा। तो eardrum जो है मिडल ईयर को आउटर ईयर से कनेक्ट करता है। क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट वेल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिडल ईयर कि ये करता क्या है। उसके बाद द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। दिस इज द मैकेनिज्म और फिनोमेना ऑफ हियरिंग। ठीक है, जैसे ही ईयर ड्रम के पास साउंड वेव्स जाती हैं तो वो वाइब्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेकेंडली आप लोगों ने इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि जैसे ही वाइब्रेट हुई ईयर ड्रम, उसके साथ क्या होता है कि जो हम लोगों का मिडल ईयर है ना, उसके अंदर ना एयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ बेसिकली फिल्ड विद एयर। ठीक है, इसके अंदर जो एक और बात याद रखने वाली वो ये है कि इसके अंदर 3 स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं। एयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके नेम्स हैं हैमर, एनविल एंड स्टिर्प। ठीक है, हैमर इज़ ऑल्सो नोन एज द मेलिस। ठीक है, यहाँ पर मेलिस लिखा हुआ है बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो आप लोगों की बुक के अंदर है वो आप लोगों ने उसको याद करना है, हैमर, एनविल एंड स्टिर्प। ठीक है, दीज आर द 3 बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं इनर ईयर की। ये रहा इनर ईयर हमारा। इनर ईयर इज बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, बहुत बहुत डीप होता है। द इनर ईयर इज बेसिकली फिल्ड विद लिक्विड्स। लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोक्लिया। द कोक्लिया इज बेसिकली द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। यहाँ से थोड़ा हेयरिंग का फिनोमेना स्टार्ट होता है। क्लियर, कोक्लिया सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व। अब यहाँ पर किस तरह, जैसे कोक्लिया है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। तो क्या होता है कि जैसे ही वाइब्रेशन होती है ईयर ड्रम के अंदर, तो कोक्लिया एक स्पेशल नर्व के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, और उस नर्व को हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि इनर ईयर, मिडल ईयर, आउटर ईयर में क्या होता है और ये इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है जी
फंक्शनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, कि ईयर के अंदर फंक्शनिंग कैसे होती है, आप लोग कोई भी आवाज़ किस तरह से सुनते हैं वो हम लोगों ने देखनी है। सबसे पहले जो साउंड वेव्स हैं वो हिट करती हैं पिन्ना को, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिन्ना अपने सराउंडिंग से, हम लोग के एनवायरनमेंट से जो है वो साउंड वेव्स को गैदर करता है। उसके बाद वो पिन्ना साउंड वेव्स को ट्रेवल करवाता है ईयर ड्रम थ्रू ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम तक साउंड वेव्स पहुंचती हैं। उसके बाद ईयर ड्रम के अंदर थ्री मेन बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेयरिंग के प्रोसेस और हम लोगों की बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थ्री बोन से पास होती हुई जो साउंड वेव्स हैं वो कॉक्लिया तक पहुंचती हैं, विच इज़ द मेन हेयरिंग ऑर्गन। उसके बाद जैसे ही कॉक्लिया तक साउंड वेव्स पहुंची तो उसने एक स्पेशल नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज सेंड किया, जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व, और ब्रेन तक मैसेज किया और हमने वो आवाज़ सुन ली, ठीक है। और दिस इज़ द सिंपलेस्ट फंक्शनिंग ऑफ ईयर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना है 4th चैप्टर, क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है। 4th चैप्टर के अंदर जो आपके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म एंड प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप एंड पैरासाइटिज्म। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, जिस वर्ड के साथ साइंस के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस भी वर्ड के साथ ए लिखा हुआ आ जाएगा ना, इट मीन्स के ए मीन्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो बायोटिक बेसिकली इज अ लिविंग कंपोनेंट्स, सो जहाँ पर हमने लिख दिया ए बायोटिक, इट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वो है लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर। अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, क्या क्या ये रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। लाइट, जैसे हम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। इसके अलावा हम लोगों से ज़्यादा प्लांट्स को भी लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर देयर फूड, ठीक है। जब तक लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इट मीन्स के फूड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते प्लांट, तो दे विल अल्टीमेटली डाई, ठीक है। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज़ टेम्परेचर। बेसिकली आप लोग ने देखा होगा कि जैसे जैसे सन का टेम्परेचर रेस करता है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी रेस कर जाता है, ठीक है। जैसे आप आजकल के दिन हैं, अब आजकल सन जो है बहुत ज़्यादा शाइनी हुआ है और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर उसका बढ़ता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू विंटर डेज, तो हम लोगों की अर्थ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं वो एरियाज़ जहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। तो डेज़र्ट्स हम लोगों को पता है कि सहरा होते हैं, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इलाके, और उनके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फिर वहाँ के यूज़ टू हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका हैबिटेट होता है। लेकिन इसके अलावा टेम्परेचर के एक तो एक्सट्रीम कंडीशन ये हो गई ना कि ये बहुत गर्म है। उसके बाद जो ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ पर माइनस के अंदर टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पर भी सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेंज बताई हुई है टेम्परेचर की, जो जिस जिस रेंज पर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। कोई भी मोस्टली ऑर्गेनिज्म को हम इस कैटेगरी तक एक्टिवनेस उनकी जो है वो रैंक करते हैं, विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोगों को पता है कि 45 टू 46 पे भी गर्मी होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड करे जिन एरियाज़ में करता है तो वहाँ पर डेथ्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है विच इज़ एयर। एयर इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। और हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हमने रेस्पायरेशन के थ्रू हमने अपने आप को ज़िंदा रखना होता है। रेस्पायरेशन नहीं होगी, सांस नहीं लेंगे, सफोकेशन होगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा है जिस एरिया जहाँ पर सफोकेशन हो वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा होता है ना। सो वी नीड फ्रेश एयर, हम लोगों को एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। क्योंकि रेस्पायरेशन इज़ बेसिकली अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस टू लिव।
और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एयर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों ने कब एक प्लांट लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल घर में एक आप रोज़ प्लांट लाए हैं, उसको आपने लगाया है, ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि उसकी जो सॉइल है उसको आप बार बार पानी देते हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं ताकि वो प्लांट जो है वो अच्छी, जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएं उसके अंदर। और इसके अलावा उसको पूरी न्यूट्रिएंट्स आप लोग देते हैं, उसको धूप देते हैं, उसको हवा देते हैं, पानी देते हैं, उसकी सॉइल को आप फर्टिलाइज़ करते रहते हैं। ठीक है, सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर सॉइल नहीं होगी और फर्टिलाइज सॉइल नहीं होगी तो वो प्लांट्स की सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। प्लांट जो है वाटर और जितनी भी नेसेसरी उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मिनरल्स वगैरह, वो सॉइल से ही लेते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट सॉइल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वाटर। आप लोगों को पता है कि वाटर हम लोग की लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर भी हम लोग नहीं रह सकते, सर्वाइवल मुश्किल है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वो वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो रेन होती है, बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर, और वहाँ के जो एनिमल, जो प्लांट्स हैं, वो उसी एरिया में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट का मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है रेनफॉल होती है। वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर फाउंड इन वाटर। ये वाटर प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की, सच एस कैक्टस। अच्छा जी, कैक्टस हम लोगों ने देखा है उसकी स्किन थिक होती है और ये डेजर्ट के अंदर होता है प्रेजेंट। अब इसकी एक एबिलिटी ये होती है कि हम लोग को पता है कि डेजर्ट के अंदर रेनफॉल की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, वंस इन अ वाइल वहाँ पर रेनफॉल होती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जब वंस इन अ वाइल वहाँ पर रेनफॉल होती है तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस, उनके अंदर ना सकलेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनके लीव्स के अंदर। वो सकलेंट टिश्यूज़ का क्या पर्पस होता है, वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर ये वो इतना पानी स्टोर कर लेते हैं कि वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, हम लोग बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो रिलेशनशिप हम देखने में आया है वो है प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है कि एक एनिमल जो कि दूसरे एनिमल का शिकार करता है और उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है, उसको हम कहते हैं कि ये है प्रीडेटर। और जो जो एनिमल जिसका शिकार किया गया होता है और जिसको मार के एक दूसरे एनिमल ने उसको कंज्यूम कर लिया होता है, उसको हम कहते हैं ये प्रे है। तो प्रे और प्रीडेटर का रिलेशनशिप जो है उसको हम कहते हैं प्रीडेशन। अब इसकी एक बहुत फाइन एग्जांपल है लाइन और डियर। ठीक है, लाइन है वो डियर को प्रे करता है, तो लाइन जो है वो हुआ प्रीडेटर और जो डियर है वो उसका लाइन का हुआ प्रे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप विच इज़ पैरासाइटिज्म। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर इज़ हेल्प्ड। इसका क्या फिनोमेना है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको नुकसान हो रहा है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी हेल्प हो रही है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक बहुत ज़्यादा फाइन एग्जांपल है पैरासाइट की, वो है मॉस्किटो। उसके बाद parasite is organism that feeds on other organism. So here we have the definition of parasite. Living organism on which the parasite feeds is called host. Host वो होता है जिसके अंदर या जिसके ऊपर parasite रह रहा होता है और अपना food और अपना shelter उससे ले रहा होता है। ठीक है, so इसकी एक example है which is mosquito. इसमें क्या होता है कि mosquito basically uses our blood or the blood of another animal for food. So we are the host and mosquito is a parasite. Clear? उसके बाद एक नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टॉपिक है इसका वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर।
यहाँ पर एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, दोनों का एक दूसरे के बगैर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है एलजी और फंजाई की। इसका क्या होता है कि जो ग्रीन एलजी होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, बीन्स के वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। एंड फॉर द फंगस टू, क्योंकि फंगस उसके साथ अटैच्ड होती है। फिर क्या हो रहा है, फंगस प्रोटेक्ट्स द एल्जा फ्रॉम ड्राइंग अप। उसके क्या होता है कि फंगस जो है ना वो एल्जा को एक इन्वायरमेंट देता है बहुत कम्फे सा, और उसके अंदर क्या करता है कि वो उसकी एल्जा जो एल्जीज होते हैं ना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो फंगस जो होता है ना वो मॉइस्ट रहता है और उसकी ड्राइंग के प्रोसेस को रोकता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है विच इज़ ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट जो है आपको पता है कि वो लकड़ी खाती है, टर्माइट बेसिकली ईट्स वुड। तो और ये जो टर्माइट जो लकड़ी के अंदर ना सेलुलोज प्रेजेंट होता है जिसको ये ना डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टर्माइट की गट के अंदर प्रेजेंट होता है, गट मीन्स उसके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज की ब्रेकडाउन करवाता है और टर्माइट की डाइजेशन में हेल्प करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।